कौन सा बताया हो? 16 नंबर। देखो यार ये 16 नंबर क्वेश्चन इसका है। इन एन इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.2 mm। दोनों स्लिटों के बीच जो डिफरेंशन होता है उसको किसे लिखते हैं? स्मॉल डी से। उसकी वैल्यू कितना दिया है? 0.2 mm। यही दिया है ना? अरे हम 17 नंबर बोल रहा हूं क्या? ये 16 नंबर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जीरो ऑर्डर। जीरो समझते हो? जहां ये आपका ये बीच में जो यहाँ पे यहां से जो लेते थे ना ब्राइट डार्क, और ब्राइट डार्क बनता है ना ये फ्रिंज अलग अलग, ये जीरो ऑर्डर है। ये तुम्हारा ये ब्राइट फ्रिंज जिसको कहते हैं, जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनता है। चलो इसमें कह रहा है कि जीरो ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आर ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस 11.50 mm एंड 14.50 mm फ्रॉम सम रिफरेंस पॉइंट। यानी कोई एक रिफरेंस पॉइंट लिया है जिससे तुम्हारा दो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बन रही है। तो पहले इसका तुम वो निकाल लो, क्या? विड्थ। इसका पहले निकालो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। फार्मूला बताओ ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालने के लिए। W इक्वल टू एन कैपिटल डी नहीं, यहां पे जो दिया हुआ ये दिया है तुम्हारा दोनों कहां गया? 14.50 माइनस दूसरा कंडीशन कहां बन रहा है? हाँ क्या है? अच्छा 16 क्या दिया? देखो उसमें डिस्टेंस हिंदी में 12.50 दिया ना? हाँ हिंदी में 12.50 है। तो उसमें कौन सी बात? 11.50 पे भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन आंसर तब डिफरेंट आएगा। 12.50 हिंदी में कर लो तो वही लिख लो 12.50 अपॉन एन कितना है? 10वीं। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? W। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 2/10 यानी 0.2 mm। ठीक है, ये तुम्हारा W निकला। ये पहला कंडीशन है। कह रहा है कि ये कैसे आया? क्योंकि जो किसी रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट ए है, तो इनके बीच का ये यानी जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है यही हमें फाइंड किया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट है इसमें कि सम रेफरेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज 6000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा इक्वल टू यूज किया गया इसमें पहले कंडीशन में 6000 एंगस्ट्रॉम। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम्स 500। अब कह रहा है कि अगर इसी वेवलेंथ को क्या कर दिया जाए? लेमडा डी इक्वल टू 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो यह जब W बना था तब ये है, अब यह जब बनेगा तो इसका W डैश अलग हो जाएगा ना? तो पहले अगर इससे तुम निकालो तो W इक्वल टू क्या पड़े हो अभी बताओ? W इक्वल टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी हो सकता है ना? या इसको क्या लिख सकते हो? W अपॉन डी, W अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू लेमडा अपॉन डी इक्वल टू W वैल्यू क्या निकला है? 0.2 अपॉन कैपिटल डी। कहां दिया? कैपिटल डी नहीं दिया है। कैपिटल डी की वैल्यू तो निकालनी होगी इसमें, तो लेमडा मल्टीप्लाई कर दो इसको। इसको क्या करते हैं? इससे कैपिटल डी ठीक है, इससे अगर डी अपन डी की वैल्यू निकाल दो W अपन लेमडा, ठीक निकल तो जाएगा। इससे क्या करते हैं ना,
अगर स्मॉल डी अपन कैपिटल डी कर दो तो क्या हो जाएगा, डी अपन कैपिटल डी, चाहे कैपिटल डी अपन स्मॉल डी कर दो, क्योंकि फार्मूला एक ही हुआ। यानी इसे लिखा जा सकता है ना, कैपिटल कैपिटल डी अपन, ये क्यों हो रहा है जी ऐसा, ठीक है, कैपिटल डी अपन डी लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपन लेमडा। ठीक है, हो रहा है जी, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो सही हो गया, डब्ल्यू अपन लेमडा। तो अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकला है, 0.2 और लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्राम है। इसको चेंज कर दो, मी 2 इंटू, चलो उसी में कर देते हैं 10 पर माइनस 3, और नीचे कितना हो गया 10 पर माइनस 7। चलो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 कर देते हैं इसको, दूसरे ही 6, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, ऊपर जाओगे तो 4 3 10 पावर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि एक जीरो से ले लोगे। ये तुम्हारा किसका निकला, डी अपन डी की वैल्यू। ठीक है, अब इससे जब तुम्हारा डब्ल्यू डैश लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका भी लिखोगे ना, डी लेमडा डैश अपन डी, बोलो यही फार्मूला होगा ना। अरे लेमडा केवल बदल रहा है, डिस्टेंस तो सब वही है, केवल इसमें वेवलेंथ चेंज हो रहा है, केवल वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो अब डी अपन डी की जगह क्या रख दोगे, ये वैल्यू रख दोगे आप। इसको अगर रखो यहाँ पे तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया, डी अपन डी की वैल्यू 1/3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेमडा डैश की वैल्यू 5 इंटू -7। इसको करो कितना रहा बताओ तो, डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके बताओ फटाक से, वही कैलकुलेटर था वो, अभी भी आ जाएगा। हर इंच वाले में चलो ठीक है, गुड। ये इसको हटा दो, तब हो गया, तब क्या, हाँ कितना आया 1 तो आने इसको लिख सकते हैं क्या 1.67 इंटू 10 पावर -4, ये मीटर है, या इसी लिख सकते हो क्या 0.16 इंटू 10 पावर -3 या 0.167 मिली हो जाएगा ना, मिलीमीटर हम लोग पहुंच गए। ये डब्ल्यू डैश निकला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कहाँ गया, इसमें कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ 0 ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर ब्राइट फिंच फॉर द सेम अरेंजमेंट। 0 का और 10वां का दोनों का सेम है, लास्ट स्टेज तुम्हारा यही है। इसके बाद क्या करोगे, लगाए तो तुम ना बताओ, तो कैसे कर रहे थे, 12 होगा डिस्टेंस उसका।
आंसर तो इसका दूसरा दिया है ना। चलो यहां तक तो होगा ये आपका। अब यहाँ पे एक चीज देखो दिया, ये दिया है कि जीरो ऑर्डर वेवलेंथ जो कंडीशन बदलने से ना, ये पहली बात ध्यान दो, वेवलेंथ बदलने से जीरो ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहा है कि 10th ऑर्डर और जीरो ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब यह है कि अगर जीरो ऑर्डर का पोजीशन क्या है 12.5, देखो दिया है ना, जीरो ऑर्डर का पोजीशन क्या दिया है 12.5, यहां पे दिया जीरो ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर ब्राइट ऑब्टेन डिस्टेंस 11.50, तो इसको क्या माना है 12.50 फॉर्मेट प्लस n इंटू डब्लू डैश इक्वल टू, यह इक्वल है किसके 12.5 प्लस 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.167, इसको सॉल्व करो 50 ही, ठीक 12.50 ही हो जाएगा। और इसका निकाल दो, नहीं आया ये तो इससे कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, सिक्सटीन पॉइंट 16.7 कैसे आएगा जी, ये तुम लोग इसको हमें लग रहा है ना कि डब्ल्यू डैश इक्वल टू निकाल दिए हो, अरे डब्ल्यू डैश की वैल्यू यहाँ रखा हुआ है, तुम लोग इक्वेशन बना कर दिए हो क्या इसको, तुम लोग इक्वेशन बना दिए हो क्या इसको, मतलब इसको ऐसे कट आउट करके कर दिए क्या, अरे डब्ल्यू डैश की वैल्यू रखा हूं ये इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये कहाँ इससे गड़बड़ हो जा रहा है कभी कभी, ये कितना होगा इसका, ये तुम्हारा 22, कहाँ है गड़बड़ हो रहा, कितना आया, ठीक तो है, वही तो आंसर ऐसा है। $14.17 मिमी, यही तो आंसर है तुम्हारा, ठीक तो है। पहले क्या करोगे, अरे इसका मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसमें नहीं जोड़ देना जिससे भी जोड़ रहे थे हम, तो बार हाँ, तो ये मतलब तुम लोग हमें लगता है कि इसको कैंसिल करके डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाले हो, क्योंकि हमको निकालना क्या था, देखो ये निकालना ये था कि 10th ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी। इस क्वेश्चन को पूरा समझ लो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि आप पढ़े होंगे जो स्लीट होता है, पहली बात तो ये दो स्लीट लिए होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा स्मॉल डी, और जो यहाँ ब्राइट फ्रिंज ये जो डिस्टेंस बनता है ए आई इसके बीच का, यानी स्लीट और पर्दे के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कैपिटल डी, ये पढ़े ही हो। अब वो मेन जो ब्राइट फ्रिंज जहां बनता है, सेंट्रल फ्रिंज जहां से बनता है, उससे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनता है। तो कह रहा है कि एक रिफरेंस पॉइंट ले लिया, वहां से जीरो ऑर्डर की पोजीशन कितना लिया है 12.50, और एक 10th ऑर्डर का जो ब्राइट फ्रिंज है वो कितना लिया है, यानी 0 से 10th के बीच का जो ब्राइट की फ्रिंज की ब्रीथ हो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला पढ़े हो गए आप, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या निकल गया, ब्राइट फ्रिंज का, यानी 0 से 10th ऑर्डर के बीच का ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है। लेकिन यह जो विड्थ है वो किस पे है, लेमडा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम पे, यानी जो विड्थ बन रहा है ब्राइट फ्रिंज वो किस वेवलेंथ से बन रहा है, ए, इस वेव से। तो इससे जब ये वैल्यू रखोगे डब्ल्यू इक्वल टू ए आ गया तुम्हारा, तो इससे अगर निकालोगे तो डी अपॉन डी की वैल्यू क्या आ गई 1/3 × 10⁻3, क्योंकि उसमें ये नहीं दिया है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये सब नहीं दिया है, तो इसलिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये तुम्हारा फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि ये तो इस पे था, लेकिन अब हम क्या किए, वेवलेंथ को चेंज कर दिया गया। वेवलेंथ के चेंज करने के बाद जो बन रहा है ये विड्थ डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी लेमडा डैश अपॉन डी, ये बना, ये डब्ल्यू डैश निकाले, उसकी वैल्यू कितना निकला है, ये निकला। लेकिन पहले क्या बन रहा था, पहले क्या बना, पहले क्या बना था, पहले आपका ये बना था, ये जो वैल्यू दिया था कहां गया 10th ऑर्डर का 14.50, लेकिन बाद में जब ये बना तो कह रहा है कि उसकी पोजीशन में क्या चेंजिंग हो रहा है,
तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, जीरो ऑर्डर पर जो भी वैल्यू होती है उसका वेवलेंथ चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जीरो ऑर्डर का तो वही आंसर हो जाएगा जो आपका दिया है यहाँ पे। 11.50 रखो या 12.50 रखो, आंसर लाने के लिए 12 किया गया है, बाकी 11 रख करोगे तो नहीं आएगा आंसर। तो 12.50 बोल दियो पहले, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाते। तो ए जो है 12.50 हो जाएगा। लेकिन 10th जीरो के लिए क्या होगा, देखो 12.5 ऑलरेडी था, 10th ऑर्डर में एन इंटू पढ़ते हो ना, एन इंटू डब्ल्यू, अरे एन इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से देखो एन इंटू ए पोजीशन हो जाएगा। तो ये 12.50 से अब कहां तक गया उसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर दिए तो आ गया तुम्हारा आंसर। लेकिन यह फार्मूला हमें लगता है तुम लोग नहीं पढ़े होगे, अभी पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जितना किताब में उतना ही पढ़े। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया इसका। तो ये 10th ऑर्डर की ब्राइट है कब, जब इस पे एंगस्ट्रॉम किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आता है, हमेशा आया हुआ नीट में, तो कंपलसरी डायरेक्ट फार्मूले पे ही दिया, इसी पे नीट में इसे टप नहीं दिया, डायरेक्ट इसी फार्मूले दिया क्वेश्चन। हाई सब इतना नहीं घुमाता है, तो चले जाओगे जीने से वगैरह। नीट का एक खासियत है, पूरा चैप्टर तुम्हारा अच्छे से तैयार है, फार्मूला पूरा दिमाग में सेट है, तो सारे क्वेश्चन लगा दोगे। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जबकि आईआईटी वगैरह में थोड़ा सा घुमावदार होता है। चलो जब हम चैप्टर इसको पढ़ाएंगे तब ना, मान लो अभी इससे ही 29 क्या, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, यही है ना। अरे वही ना आंसर जो दिया तुम्हारा 0.06 0.24, कौन सा है? अरे 29 पढ़ रहे हैं, कितना आंसर दिया? अच्छा 0.10 दिया है, 1.18 वाला कौन है? तो लोग फर्स्ट पढ़ते पढ़ते नहीं दिया, इसमें दिया होगा जरूर। क्या है क्वेश्चन देखा, एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम कौन सा, तो क्या करना है, तो सीधे सीधे फार्मूला पे क्वेश्चन दिया जी। दिया कि एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश लेमडा, सोडियम लाइट देखो कहीं लिखा होगा, यहां दिया लेमडा की वैल्यू 5893 दिया। क्या आज तुम लोग फर्स्ट लगे पढ़ने, 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 एंगस्ट्रॉम से प्रकाशित की जाती है, ये सोर्स है। द्विक रेखा छिद्र में दोनों रेखा छिद्रों की बीच की दूरी यानी स्मॉल डी की वैल्यू है, स्लिट्स है, स्मॉल डी इज इक्वल टू दिया 0.050 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यतिकरण प्रतिरूप 1 मीटर दूर है, कैपिटल डी की वैल्यू दे दिया है 1 मीटर। व्यतिकरण प्रतिरूप केंद्रीय फ्रिंज से एक और पांचवी दीप्त फ्रिंज या दूसरी और पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान है। देखो यहाँ होता क्या है, ये तुम्हारा ये सेंट्रल फ्रिंज बना, ठीक, इसके बाद ये करके ऐसे आता है ना, अलग अलग बनाओगे, तो ये तुम्हारा सेंट्रल हो गया, ये फर्स्ट मिनिमम हो गया, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा हो गया ना, ऐसे बनता है, ऐसे इधर बनता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे पांचवी तक का निकालोगे, मान लो यहाँ से x हो गया, तो इधर भी कितना हो गया, x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, लिखते हो ना, यानी x इधर से 2x 5, वही तो लिखा है, फार्मूला बनाया है, नहीं समझे। देखो सेंट्रल फ्रिंज से पांचवी इधर और पांचवी इधर, तो मान लो यहाँ से पांचवी कितना है x डिस्टेंस पर, और इधर भी पांचवी कितनी हो गई x, तो हो तो गया। ये फार्मूला पढ़े भी हो, तब इसमें जनरली हो गया तुम्हारा क्या, देखो
इसलिए इसको 2x1 हो चाहे 2x3 हो 2x, ये कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है, ये क्यों गड़बड़ हो जा रहा है कभी कभी। 2x5 इजकल टू क्या होता है, यानी x5 इजकल टू पढ़ोगे 5 इंटू n इंटू लेमडा, n इंटू डी लेमडा अपान, अरे यार क्या गड़बड़ हो जा रहा है कभी कभी, डी डी यानी डी लेमडा अपान पढ़े हो ना, x इक्वल टू डिस्टेंस है, तो यहाँ पे x5 का मतलब क्या हो गया, x5 इक्वल टू 5 इंटू डी लेमडा अपान डी, ये वैल्यू निकाल लो और फिर इसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ दिया ना, जैसे ये सेंट्रल फ्रिंज है तो यहां से मान लो x डिस्टेंस होगा 5वां नंबर का और इधर से भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस इसके बीच का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस यही तो है। बहुत क्वेश्चन दिया जी, किताब देखने में पतला केवल है, ये क्वेश्चन खुद दिया है एक्सरसाइज। सेकेंड पॉइंट ये व्यतिकरण वाला जिसे जानते हो, इसमें डेरिवेशन ही नहीं है, ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन सिलेबस में हटा दिया, क्यों न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में, नहीं पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार एक नंबर भी इससे इस चैप्टर से नहीं आया था, इस बार आएगा। हाँ अच्छा, इसमें टाइम भी दिखा रहा है, उसमें नहीं दिखाता। अच्छा ये वीआईपी वाला नहीं, अच्छा अब समझ में आ गया। ये एक बार ऐसे इसको, अब सही है। हाँ इससे होगा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, इससे भी होगा, से वो क्या जाएगा उसमें, अच्छा ठीक है। चलो और क्वेश्चन कोई है, अब कल ना उसका टॉपिक पढ़ा जाएगा तो अब क्या। रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन चैप्टर का पूरा फार्मूला बोल जाओ तो, चलो पहला रिफ्लेक्शन का कोई मतलब है नहीं, हाँ चलो रिफ्लेक्शन का पूरा फार्मूला बोल जाओ, तब फिर बताओ। बोल जाओ। यंग के प्रयोग में पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 है, प्रयुक्त होने वाली दृष्टि से 60 फ्रिंज दिखाई देती हैं। यदि नीला प्रकाश जिनकी संख्या इतना है तो लाएगा n इंटू लेमडा इजकल टू n इंटू लेमडा डैश, n1 लेमडा 1 इजकल टू n2 लेमडा 2, बस। ना अरे आ जाएगा वो, कुछ क्वेश्चन फार्मूला न रहता, क्वेश्चन देख के फार्मूला बना देना चाहिए। हाँ? जैसे जानते हो, देखो जैसे जो ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट होते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब मानविकी, जो इतिहास ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस थॉट वाला जो है, जब आप क्वेश्चन लिखो उसमें तो जैसे उसमें आइडिया लिखनी होती है किसी का, तो सीधे लिख दो, नो आए तो लिख दो हैंडल के अनुसार, पॉडल के अनुसार,
अरे कौन जानता है कि हैंडल पॉडल थे, बस शब्दों का अच्छे से रिप्रेजेंट आना चाहिए। हाँ हैंडल पॉडल कुछ बना दो हाँ उसमें है कि अच्छे से लिखना, हैंडल के अनुसार किसानचली 7:30 पे जगती है। नहीं जी, नहीं 6 बजे जाएगी आती है बेचारी, नहीं जी 7। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बताओ, हाँ नमस्ते। क्या किसमें कौन सा ब्रांच? बीटेक के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए? पॉलिटेक्निक के लिए, बीटेक के लिए जी? पॉलिटेक्निक के लिए इलेक्ट्रिकल जाओ ले लो, इलेक्ट्रिकल सही है। अच्छा लड़की हो ना लेकिन तुम, तो तुम्हारे लिए आवाजो नहीं आ रहा है जी, व्हाट्सएप कॉल करते हैं ऐसे पता नहीं है। पढ़ेंगे सब। इराम हर्ष इंटर कॉलेज की लड़की थी, इंटर पास कर चुकी है। अब ब्रांच हम बताएं कौन सा ब्रांच लेंगे? नहीं, हाँ ये पता नहीं कौन प्रजापति है कौन। ये जो है हो गया, जा बताओ जी। रिफ्रैक्टिव जाने दे इसको, अब पूछेंगे इस समों से। रिफ्रैक्शन वाला पूरा चैप्टर का फार्मूला बोलो, कौन बताएगा? चलो क्रम से, हाँ पहले तुम्हारा एन इजकल टू सी अपन बी, ठीक है। बाकी n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर, यहां तक तो सबको याद है। रिवर्सिबल ऑफ लाइट बताओ, इसके बाद शुरू होता है रिवर्सिबल ऑफ लाइट। 1n2 इजकल टू 1/2n1 का था। अच्छा एक ग्लास स्लैब ले लो, ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें दो चीज आती है, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हो जिसमें I1 इजकल टू क्या होता है? R1, I1 इजकल टू R1 होता है, I1 इजकल टू I होता है लास्ट में जब निकलता है, यानी इंसिडेंट रेज और इमरजेंट रेज के बीच का एंगल इक्वल होता है, ये निकाले थे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या होगा? ए, जो वैल्यू निकाले थे याद है। डी की वैल्यू बताओ, डी इजकल टू टी इंटू साइन, ये क्या था? टी इंटू साइन I1 माइनस R1 अपन कास R1, ये निकाले थे ना। लेकिन ये तो जनरली था, लेकिन यहाँ पे साइन I1 माइनस R1 इक्वल टू I माइनस R1 लिया गया था म्यू के फॉर्म में। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में D इक्वल टू T I1 माइनस I1 अपन, या इसको ये भी लिख सकते हो, ए I1 अपन म्यू होगा ना जी, ये I1 अपन कहां से आया था ये बताओगे? ये कहां से आया था? अरे साइन I माइनस R1 की जगह क्या माने थे मिनिमम में? कहां पे? रुको बता रहे हैं, यह मैक्सिमम। देखो D की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब यह I की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो अब मैक्सिमम के लिए साइन 90 डिग्री, तो I माइनस R1 की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो यहां पे लिख दिए 1। और जब ये 90 होगा तो यह क्या हो जाएगा? 0 के लगभग होगा, लेकिन 0 नहीं मानेंगे, इसको हटा देंगे, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? साइन I1 माइनस R1, केवल क्या लिखोगे? I माइनस R1। अब R1 की जगह क्या लिखोगे? n इक्वल टू I अपन R, तो R इक्वल टू I अपन, तो यहाँ क्या लिख दोगे? I अपन, ठीक है। तो I1 लिखो चाहे I लिखो, क्यों आप D इक्वल टू, आप चाहो तो T कॉमन ले, I ले लो कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपन म्यू हो गया। फार्मूला जनरली होता है, ये क्या हो गया? अच्छा प्लस हो गया, चलो प्लस ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या निकल गया? T I 1 माइनस 1 अपन मी,
चाहिए नहीं लिखते हैं, सही रहेगा, म्यू बना भी नहीं पा रहे हम, नहीं ए ठीक है, वो ना पने ये हो गया। लेट अब बताओ, इसमें अगर कई सारे स्लैब हो तो, हाँ अरे पूछा है T1 प्लस T2 माइनस T1 अपान N1 प्लस T2 अपान N2, लेकिन अगर सबका सेम हो जाए तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T2 अपान N, ऐसे करके सब पढ़े हो ना, कंपेयर करके फिर निकाला गया था। क्रिटिकल एंगल वाला क्या था, N इक्वल टू 1 अपान C साइन सी होता है। और बाकी ये जो यहाँ बनता था ऐसे निकाले थे, हाइट की वैल्यू H इक्वल टू, बताओ ये आपका यहाँ हो जाएगा IC, यहाँ पे भी हो जाएगा IC, निकाले थे ना, हाँ हाँ रेडियस निकाले थे R इक्वल टू, बताओ N स्क्वायर प्लस -1 है, ठीक है देख लेना अच्छे से इसको, सब फॉर्मूला ये सब ये बोर्ड में तुम्हारे लिए भले ही ना आए सब, लेकिन सब आगे एग्जाम दोगे तो आएगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपके हो गया, बाकी इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन लगा ही लिए थे, ठीक है। चलो जाओ भाई, किस दिन होना है एग्जाम तुम लोगों का, मंडे को, चलो लगाओ।